ये एक सवाल दे रखा है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर व्यास है उसका और 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो तांबे की छड़ जब भी इस तरह से आए कि उसकी लंबाई दे रखी हो और व्यास दे रखा हो, तो इस तरह की स्थिति में बेलन ही बनेगा, बेलन के सिवा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, मान लो ये इस तरह से एक तांबे की छड़ है, इसका ये जो व्यास है ये पूरा ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर और जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर। तो जब इसको ऐसे करके खड़ा कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊंचाई इसकी h कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और व्यास d दे रखा है 1 सेंटीमीटर, पर जरूरत होती है r की, तो ये इसका आधा हो जाएगा। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसको आधा करेंगे, भाग करेंगे इसको 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। अब इसके बाद निकालना है इसका आयतन। तो ये क्या बन रहा है, ये बेलन बन रहा है। ठीक है, इसको जब खड़ा करेंगे तो ये बेलन बन जाएगा। तो यहाँ निकालना है बेलन का आयतन, छड़, और ब्रैकेट में लिख देना छड़ किस तरह की है, बेलन की। छड़ का आयतन क्या होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लगा देंगे 22/7, आर का मान 0.5, स्क्वायर होता है तो 2 बार, गुणा में एच का मान कितना है 8। अब 7 से ना 22, 5, 8 कुछ नहीं कटना है, तो ऊपर सबकी गुणा कर देंगे, नीचे 7 वैसे ही रह जाएगा। 5 25, पहले इसकी गुणा कर दें और इधर इनकी दोनों की, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 पंजे 25, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ, एक के बाद यहाँ, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, बटे में आया 7। क्या अब ये कटेगा 7 से, ये नहीं कटेगा, क्योंकि अगर ये कटना होता तो यही अलग अलग कट जाता, समय खराब करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इनकी गुणा कर देंगे 176 की 25 से, तो एक ही बार में कर दो, अगर 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हो तो 25 छक्का 150, हासिल आया 15, 25 सत्ते 175, 175 और 5 80 और 10 90, 190 का जीरो, हासिल 19, 25 एकम 25, 25 और 19 को जोड़ देंगे तो 25 और 9 34 और 10 44, 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा, बटे में 7, तो ये 44/7। अगर इसको भाग करके लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 4 में 2 गया, 2 पॉइंट लगाया 0, 7 दूनी 14, यहाँ 6 बचा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं ऐसे ही। तो 7 अट्ठे 56, अब ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो आगे इसको छोड़ देंगे, यानी 6.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि ये क्या है, आयतन, और अगर यही क्षेत्रफल होता तो यहाँ क्या लगाते, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल को नोट करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल नंबर 2, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी जो भी घातें होंगी उनका योगफल निकालना है, ना कि अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। ध्यान से देख लेना है, गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो पहले इसके 144 के गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड करते हैं। और चूंकि ये अभाज्य गुणनखंड होंगे तो बिल्कुल शुरुआत से करना, ऐसा मत सोचना कि 4 से काट दें या 7 से काट दें या किसी और बड़ी संख्या से, बिल्कुल शुरुआत से लेके। क्यों, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर 8, 10 या 12, 15 किसी से काट दिया तो वो गुणनखंड अभाज्य नहीं होंगे। ये सम संख्या 2 से कट रही है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर ये लास्ट में सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12, लास्ट में 6 है सम संख्या, 2 एकम 2, 3 में से 2 कटा 1, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर सम संख्या 2 नेम 18।
तीन तिया 9, 3 एकम 3, तो ये इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, और फिर 3 गुणा 3, तो ये जो 2 है ये कितनी बार आया है? 4 बार। तो इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में कोई भी संख्या जितनी बार आती है उतनी ही बार उसको हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह 3 जो है वो 2 बार आया है, तो इसकी घात 2 लिख देंगे। अब इसके बाद घातों का योगफल पूछा है, घातों का योगफल, तो घात कितनी है? 4 है और यहाँ 2 है, दोनों का योगफल 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से करना है। ये सवाल कंप्लीट, इसको नोट करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। ये है अगला सवाल। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यदि मूल बराबर है तो विविधकर कितना होगा? 0, क्योंकि मूल बराबर होने की स्थिति में विविधकर कितना हो जाता है? 0। तो जो समीकरण लिखी है पहले इसको नोट करना। 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, और चूंकि विविधकर कितना है? 0, अगर मूल बराबर है तो विविधकर लगाने के लिए ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विविधकर का फॉर्मूला क्या होगा? b² माइनस 4ac, तो इसमें b a और c की जरूरत पड़ेगी, वो यहां से निकलेगा। तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो a का मान 3, b का -12 साइन के साथ लेना वैल्यू, और c का मान m। ठीक है, अब यहां से यदि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है तब विविधकर बराबर में कितना हो जाएगा? 0। विविधकर के नीचे इसका फॉर्मूला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ b की वैल्यू कितनी है? -12 स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान m बराबर में 0। -12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12, जैसे भी पीछे सवाल में गुणनखंड किए थे तो गुणा में संख्या आ रही थी, घात ऊपर लगा के लिखी थी। अब यहाँ घात है तो ये 12 गुणा में 2 बार आ जाएगा, तो 12 की गुणा 12 से 144 आएगी। ठीक, और स्क्वायर तो 2 बार गुणा होने पर माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस इधर गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 12m माइनस का बराबर में 0, ये माइनस का 12m इधर ही रहेगा, संख्या दूसरी तरफ चली जाएगी, तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर 144, ये 12 कहाँ आ जाएगा? बटे में, अब 12 से इसको काट देंगे, 12 एकम 12, 2 बचा, 14 में से 12 कटा, 2 और 4 24, 12 दूनी 24, ये m बराबर 12, तो m का मान कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ये सवाल पूरा नोट करो इसको, फिर अगला सवाल करते हैं। ये है अगला सवाल। बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6, ये होगा बिंदु b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8,4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि ये दो बिंदु है a और b, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु है, तो ये जो इसमें a आ रहा है इस a का मान ज्ञात करना है। ये है a और ये है b, a के निर्देशांक है -4,2 और b के निर्देशांक है 5,6, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये बिंदु है P और इसके निर्देशांक है a/8,4। ठीक है, और ये क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीच में,
तो इसमें ये जो ए आ रहा है, इस ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें मध्य बिंदु दे रखा है, इसमें मध्य बिंदु का ही फॉर्मूला लगेगा। बात समझ आ रही है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो ये जो बिंदु है उनको या तो यहाँ लिख लेना या फिर यही मान लो, x1 y1, x2 y2, और ये मध्य बिंदु, इसको xy मान लो। तो यहाँ लिखना मध्य बिंदु के सूत्र से। क्या था मध्य बिंदु का सूत्र? x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, और इधर था y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। दोनों को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक लगेगा। अब कौन सा लगेगा वो ऐसे भी देख सकते थे कि ये वैल्यू किस में है, x में। ये जो a आ रहा है ये कौन से वाले में आ रहा है, x में। तो x वाला फॉर्मूला लगा दो, y वाले को हल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y वाला हल करोगे तो इसमें सारी वैल्यू दे रखी है, कोई मान तो निकलेगा नहीं, ये बस हल होता रहेगा, इसमें संख्याएं रहेंगी। तो हम केवल इसको हल करेंगे। x का मान कितना है, a बटे 8। इधर x1 का मान -4 प्लस x2 का मान कितना है 5, और बटे में 2। ठीक है, तो यहीं से a का मान निकल जाएगा, इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब इसको हल करोगे तो a/8 तो ऐसे ही रहेगा। इधर आ जाओ, -4 प्लस 5, एक माइनस एक प्लस घटेगा, 5 में 4 गया, 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, बटे में 2। ए का मान निकालना है तो ए यहीं रहेगा, इसकी तिरछी गुणा, ये 8 कहाँ चला जाएगा, तो 8 एकम 8 बटे में 2, 2 चौक 8, ए बराबर 4। तो ए का मान कितना हो जाएगा 4, और 4 यहाँ रखा जाएगा तो 4 से 8 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब इसका मान जो है वो 1/8 आएगा, 1/2। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, वो चीज निकालना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था सिर्फ ए का मान निकालना, जो निकल कर आ चुका है। ये सवाल पूरा हुआ, इसको नोट करो।